साथियों, मैं ऋषि आज की विज्ञान क्लास में हम जीव विज्ञान को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कोशिका यानी सेल को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो जान लेते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों यानी सजीव चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था, जबकि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक जो अरस्तु था, उसने जीव विज्ञान को एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार एवं अनुभव प्रकट किए, इसलिए उन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बायो जिसका मतलब है लाइफ मतलब जीवन, तथा लोगोस जिसका अर्थ है स्टडी मतलब अध्ययन से मिलकर बना है। अध्ययन की सुविधा हेतु जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। एक जूलॉजी जिसमें जंतु विज्ञान आता है, एक बोटानी जिसमें वनस्पति विज्ञान आता है। तो जूलॉजी विज्ञान की बात करें अगर हम, यानी जंतु विज्ञान की बात करें, तो इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक हैं यानी फादर ऑफ जूलॉजी हैं, वो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास यानी हिस्टोरिया एनिमलिज्म में जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। बात करें बोटानी की यानी वनस्पति विज्ञान की, तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधों की संरचना, विकास, कार्य, वर्गीकरण और उसके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। बोटानी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटारम में किया। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने के वाले को वनस्पति शास्त्री कहा जाता है। बोटानी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बोटानी शब्द तथा लैटिन भाषा के बोटानिक्स शब्द से भी हुई है, जिसका अर्थ होता है घास। यानी भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक हैं जो विलियम रॉक्सबर्ग को माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम कोशिका यानी सेल की। तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका यानी सेल कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका का लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है एक छोटा कमरा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु उन्होंने मृत कोशिका की खोज भी की थी। उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, जिससे उनको कॉर्क की एक परत में देखा था। मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल को नेक्रोसिस कहते हैं। गुर्दे की बीमारी को नेक्रोसिस भी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। लुई पास्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं जीवाणु, आरबीसी, प्रोटोजोमा, स्पर्म, शुक्राणु थी। स्लाइडेन एम स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया है और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। स्लाइडेन एम स्वान की परिकल्पना को रुडोल्फ विर्चोव ने सर्वप्रथम संशोधित किया और व्याख्या की कि पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं हैं उनको विभाजित होती हैं तथा इनसे नई कोशिकाएं बनती हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसन को कहा जाता है। उन्होंने सेल नामक पुस्तक लिखी। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता A.K. शर्मा को कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा यानी WPLO की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र नर्वस सिस्टम या स्नायु कोशिका की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु यानी फीमेल में होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है।
मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु जो कि मेल में पाए जाते हैं को माना जाता है। एक कोशिका जो जीव होता है यानी यूनिसेलर जो जीव है वो अमीबा और जीवाणु माने गए हैं। बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर जो जीव है वो मनुष्य और वृक्ष को माना है। नोट कर लेते हैं छोटी छोटी बातें। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी जिगर यानी यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। मानव शरीर की एकमात्र कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है वो है WBC। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक 80% होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका, इसकी खोज अल्टमैन ने किया और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। यहाँ ऑक्सीसप्शन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्कर चलता है जिसके फलस्वरूप ATP तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। इसको कोशिका का इंजन भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायत्त होता है क्योंकि यह 70 से 80% अपना कार्य स्वयं करता है तथा उनके पास अपना DNA और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा कोशिका अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना स्वयं का DNA राइबोसोम होता है, इसलिए वे अपना प्रोटीन बना सकते हैं। फिगर में जैसे कि आप देख सकते हो फिगर में आप देख सकते हो कि जो ये फिगर है यह अंतःप्रत्ययी जालिका का है। इसमें ATP में से इसमें प्रीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश मैट्रिक्स, APT सिंथेज, क्रिस्टी, राइबोसोम, कण, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, DNA सारा दिखाया गया है। अंतःप्रत्ययी जालिका के बारे में पढ़ लेते हैं। यह झिल्लियों का एक जाल होता है जो केंद्रीय झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होता है। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। स्मूथ ER यानी चिकना, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। यह कोशिका झिल्ली के आसपास कम स्थायी रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, यह लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है। और रफ ER यानी खुरदरी, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह केंद्र के आसपास स्थायी रहता है। और ER एक कल झिल्ली कोशिकांग है। ये जो चित्र है, इस चित्र में आप पूरा इसमें देख सकते हो कहाँ पर खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका और कहाँ पर राइबोसोम है, नाभिकीय छिद्र कहाँ पर है, नाभिकीय आवरण, चिकनी अंतः प्रद्रवीय जालिका, सारी सिस्टम दिखाया गया। बात कर लेते हैं राइबोसोम की।
इसका निर्माण केंद्रक में स्थित केंद्रिका द्वारा होता है या केंद्रक पर बनता है। ये डमरू की आकृति के या लगभग गोलाकार होते हैं तथा आर या ए आर पर रहता है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग माना गया है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम की खोज है साथियों 1953 में ई प्लैडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी राइबोसोम कोशिका को सर्वाधिक कोशिकांग यानी कंपोनेंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है और राइबोसोम है सबसे छोटा कोशिकांग है। स्तनधारियों की कोशिका में 10 मिलियन राइबोसोम है। यह दो प्रकार का होता है। 70S में एक 50S की यूनिट होती है, सब यूनिट होती है, एक 30S की सब यूनिट होती हैं। तो टोटल तो 80 बनते हैं पर होता है 70S। यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। यह 80S का होता है, एक 60S का, सब यूनिट इसकी एक 60S और एक 40। टोटल तो ये 100 बनते हैं पर इसको बोला जाता है 80S। यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S यह विकसित पौधों और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। S यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी स्वेडबर्ग गुणांक अवसादन दर। ये आप RER देख सकते हैं राइबोसोम, और एक साइड में आप ये देख सकते हो रसदानी का जो फार्मूला है और चित्र है ये दिखाया गया है। इसमें नई पुटिका भी निर्माण है, ट्रांस भाग है, स्तराई पुटिका है, ल्यूमेन है, संक्रमण पुटिका, शीश भाग और सिस्टर्नी, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब नोट्स पढ़ लेते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम RNA से जुड़े होते हैं तब उन्हें पॉलीसोम्स कहते हैं और यह प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई है। 50S तथा 60S को बड़ी सब यूनिट कहते हैं। 30S तथा 40S को सब छोटी यूनिट कहते हैं। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट 50S और 30S तथा 60S और 40S को आपस में Mg2+ आयन में जोड़ा जाता है। राइबोसोम का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में नोमुरा ने संश्लेषण किया था। अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी और गोल्गी अपार्टस। गोल्गी बॉडी एक कोशिकांग होता है जो कोशिका में बिखरे हुए प्रोटीन तथा लिपिड यानी वसा के अणुओं को बांध कर रखता है। गोल्गी बॉडी tRNA की सहायता से करता है क्योंकि tRNA एक स्थानांतरण tRNA है जो प्रोटीन अणुओं को लेकर चलता है। इसकी खोज फैमिली गोल्जीकाई द्वारा 1898 में हुई थी। यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक है। इसी कारण इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। पादप कोशिकाओं में गोल्गी बॉडी का नाम डायटोसोम कहा जाता है। ये केंद्रक के आसपास उपस्थित रहता है और यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है। गोल्गी बॉडी के टूटने से लाइसोसोम तथा रसदानी का निर्माण होता है। यहाँ पे अब रसदानी के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी भी कोशिका में खाली पड़े स्थान को रसदानी कहते हैं। आपातकाल स्थिति में रसदानी जल, खनिज तथा पोषक तत्वों का संग्रह करता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका का 50 से 90% भाग घेरता है। आप फिर इस यहाँ पे चित्र में सारी चीज़ें देख सकते हैं। रसदानी है, कहाँ वर्णक है, रसदानी का वर्णक कहाँ है इत्यादि। संचरण सामग्री, प्रोटीन, द्वितीय उपापचय लवण, टोनोप्लास्ट, कोशिका रस, लाइसोसोम, केंद्रीय रसदानी, ये सारी चीज़ें। रसदानी को सबसे पहले स्प्लेंजी के द्वारा प्रोटोजोआ में देखा गया था। रसदानी शब्द डुजार्डिन द्वारा किया गया था। पादप कोशिकाओं में रसदानियों को सबसे पहले स्वान के द्वारा देखा गया। वो कॉल्स एक झिल्ली से गिरी हुई संरचना है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रसदानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती है। लाइसोसोम के बारे में अगर बात करें तो यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक यानी एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली यानी एटम बम कोशिका की सफाई कर्मी या डिस्पोजल बैग भी कहा जाता है।
स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे जो लाइसोसोम है उसकी आकृति आप देख सकते हो, जिसमें झिल्ली, गुहा, पाचक एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम, सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ें हैं। इसकी खोज 1974 में डी डुबे ने की थी। आरबीसी के अंतर्गत लाइसोसोम नहीं पाया जाता, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा में पाया जाता है, और जिसका कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आत्ममल्यन यानी ऑटोलिसिस में लाइसोसोम स्वयं फटकर रोगग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। बात करते हैं सेंट्रोसोम यानी तारकाय की। यह कोशिका विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, और यह केवल तंतु कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में ही यही पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज वॉन वेनेडेन ने 1883 में की थी, और थियोडोर वेबेरी ने 1888 में इसका नामकरण किया था। तारकाय का चित्र देख सकते हो आप, 2 तारक केंद्र भी देख सकते हो। सेंट्रोसोम की संख्या या संरचना में किसी भी प्रकार की असामान्य वृद्धि को कैंसर के विकास से जुड़ा हुआ माना जाता है। सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोट और पेरिसेंट्रियोट से मिलकर बना होता है। सेंट्रोसोम स्वयं सूक्ष्म नलिकाओं के 9 ट्रिपलेट से बने होते हैं, जो एक बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना बनाते हैं। केंद्रक की बात करें यानी न्यूक्लियस की, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसे 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। मनुष्य के त्वचा में केंद्रक का अभाव होता है। नोट: इंसानों में आरबीसी यानी लाल जो रक्त कणिकाएं हैं उनको बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है, तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। पादपों में सीव कोशिका को बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है, जैसे इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्र का अध्ययन करना कैरियोलॉजी कहलाता है। गुणसूत्र द्वारा केंद्रिका यानी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्रोमोटीन है उसका, और क्रोमोटीन को क्या बोलते हैं, रंग सूत्र द्रव्य केंद्रक श्रीधर दिखाया गया है। यहाँ पे इस झिल्ली में कोशिका सेल के अंदर केंद्रक दिखाया गया है और केंद्रिका भी दोनों दिखाए गए हैं। कोशिका के अंग की बात करें, अगर हम पार्ट ऑफ सेल की बात करें, तो जीव द्रव्य की बात करें हम प्रोटोप्लाज्मा की, तो इसकी खोज प्रुकिंजे ने की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। सभी जैविक क्रियाएं होती हैं इसी के अंदर, द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग है वो जल का बना होता है। जीव द्रव्य के 2 प्रकार होते हैं, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा और केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्मा। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्र के बाहर तथा कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। बात करें तो केंद्रिका द्रव्य की, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्र के अंदर होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका भित्ति की अगर बात करें, मतलब सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका के बाहर आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में ही पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु है जो एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति प्लेटिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज CaCO3 प्लस गैलेक्टन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली होती है, ये जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका में बाहरी झिल्ली की कोशिका भित्ति तथा आंतरिक झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। जंतु कोशिका में केवल एक ही आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण फास्फोलिडिपस से होता है। कोशिका झिल्ली द्विपरती यानी बायलेयर्ड संरचना की बनी होती है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करता है। बात करें अगर प्लास्टिड की यानी लवक की, जो लवक होता है वो पादप कोशिका को रंग देने का काम करता है। लवक की खोज 1865 में हैकल ने की थी। लवक शब्द को खोजकर्ता चीम्पर है। यह केवल पादपों में ही पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है।
जैसे कि वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक और हरित लवक। अवर्णीय लवक क्या करता है, यानी क्रोमोप्लास्ट या रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर मिर्च का लाइकोपीन के कारण लाल रंग होता है, पत्तियों का पीला होना, गाजर का क्या होना, लाल होना, तो कैरोटीन की वजह से होता है। अब चुकंदर का जो भी रंग है उसका विटामिन के कारण होता है। फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा भूमिगत तना में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का संग्रह अमाइलोप्लास्ट करता है और वसा तथा तेल का संग्रह इलियोप्लास्ट करता है। अमीनो तथा प्रोटीन का संग्रह प्रोटीन प्लास्ट करता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट यह पादप कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इसमें मौजूद पर्णहरित के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। इसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट नहीं पाया जाता। एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण बैंगनी रंग होता है। इसमें प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में संपन्न होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। कोशिका सेल, कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। आज की क्लास यहीं तक साथियों। तो नेक्स्ट क्लास की अपडेट आपको तभी मिलेगी जब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।